3 दिनों की आराम के बाद बाजार में वापस लौटे बुल। सेंसेक्स 350 पॉइंट चढ़ा, निफ्टी भी सेंचुरी के बल पर 6800 के पार। दिग्गज ब्रोकर फर्म को आगे भी है तेजी का भरोसा। नोमुरा ने दिसंबर तक सेंसेक्स का लक्ष्य करीब 25,000 रखा। सीएलएसए ने भी जारी की मोटी कमाई वाले शेयरों की लिस्ट। Either Sun or Sun's banker have not heard from regulator, and we believe that Sun is in compliance. We also have concern about the run-up on the Ranbaxy stock a few days before the transaction was announced. सन फार्मा के एमडी दिलीप सांघवी ने इनसाइडर ट्रेडिंग की बात को किया खारिज। कहा किसी रेगुलेटर से नहीं मिली कोई नोटिस। रैनबैक्सी डील के बाद दूसरे दिन भी सन फार्मा 6% से ज्यादा ऊपर। सुब्रत राय को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं। हाउस अरेस्ट की अपील को ठुकराया गया। 16 अप्रैल तक रहेंगे जेल में। टोयोटा का अब तक का सबसे बड़ा रिकॉल। भारत से 45,000 इनोवा गाड़ियों का रिकॉल किया। स्टीयरिंग केबल में खराबी के चलते फैसला। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में भी शानदार वोटिंग। आज अरुणाचल, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड की 6 सीटों पर डाले गए वोट। मणिपुर में 80% तक हुआ मतदान। कल 91 सीटों के लिए डाले जाएंगे वोट। 1419 उम्मीदवार मैदान में। लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार, कमलनाथ, शशि थरूर, प्रफुल्ल पटेल समेत 7 केंद्रीय मंत्रियों की किस्मत का होगा फैसला। वडोदरा से लोकसभा चुनाव के लिए मोदी ने भरा पर्चा। पर्चा भरने से पहले किया 4 किलोमीटर लंबा रोड शो। एक चाय वाले ने किया नाम का प्रस्ताव। भारत के किसी भी प्रांत के मुख्यमंत्री के साथ मेरी मुलाकात नहीं हुई है। मैं सबके साथ मिला, किसी राजनीतिज्ञ के साथ मिलता हूं या किसी मुख्यमंत्री के साथ मिलता हूं, तो ये जरूरी नहीं है कि मैं उनकी राजनीति के साथ भी सहमत हूं। नहीं। नरेंद्र मोदी के साथ राजनीतिक रिश्तों पर खुलकर बोले अमिताभ बच्चन। कहा हर प्रदेश के मुख्यमंत्री से है दोस्ती, मगर उसकी राजनीति से नहीं है सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज एट 9। मैं हूं तमन्ना इनामदार काटा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। आगे बढ़े उससे पहले कुछ और हेडलाइंस। भारत के आर्थिक हालात सुधरने की उम्मीद। आईएमएफ को मौजूदा कारोबारी साल के लिए 5.4% जीडीपी ग्रोथ का अनुमान। बदला लेने वाले बयान पर गिरफ्तारी की आशंका से अमित शाह पहुंचे इलाहाबाद हाई कोर्ट। याचिका दायर कर गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग। कल होगी सुनवाई। और अरविंद केजरीवाल का अनोखा फैसला। थप्पड़ मारने वाले ऑटो ड्राइवर के घर जाकर पूछी गुस्से की वजह। बाद में पुलिस कमिश्नर से हमलों की जांच कराने की मांग। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे शेयर बाजार की, जिसने आज तेजी का एक और शिखर छू लिया। चुनावी सरगर्मी चरम पर है। ऐसे में बाजार में जहां चुनाव से पहले उम्मीदों की रैली दिख रही है, वहीं मोदी की सरकार बनने की उम्मीद में दिग्गज ग्लोबल ब्रोकरेज भी काफी बुलिश नजर आ रहे हैं। ऐसे माहौल में कैसी होगी बाजार की चाल और किन शेयरों में निवेश देगा मुनाफा? शेयर बाजार में कैसा हो रहा है कारोबार? इस सब पर डिटेल में बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे मार्केट एडिटर अनिल सिंघवी और हमारे रिसर्च एनालिस्ट संदीप ग्रोवर। सबसे पहले बात करेंगे अनिल से। अनिल, बाजार आज फिर नई ऊंचाई छूने में कामयाब रहा। किन फैक्टर्स से मिल रहा है सहारा बाजार को? ग्लोबल मार्केट्स में फिर से जो मजबूती लौटती दिखी है, एफआईज की तरफ से जो लगातार खरीदारी होती दिख रही है, उसने भारतीय बाजारों में जोश भरा। और इसके साथ कुछ एफआई ब्रोकिंग हाउसेस की तरफ से बाजार के अपग्रेड्स और साथ ही आईएमएफ की तरफ से वित्त वर्ष 2015 और 2016 दोनों में ग्रोथ के टारगेट बेहतर होने के अनुमान ने भारतीय बाजारों में जोश भरा। और दोपहर के बाद जब यूरोप के बाजार मजबूती के साथ खुले और डाउ फ्यूचर्स में पॉजिटिव ट्रेड होता देखकर भारतीय बाजारों ने बड़ी छलांग लगाने का फैसला किया। फर्स्ट हाफ थोड़ा सा मजबूती वाला था, लेकिन छोटी रेंज में। फर्स्ट हाफ में मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों ने ज्यादा मजबूती दिखाई, लेकिन आखिरी 1 घंटे में जिस तरह से दिग्गजों में तेजी लौटती दिखी वो काफी काबिले तारीफ थी। और सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ने ही आज नए लाइफ टाइम हाई बनाए। निफ्टी ने तो 6,800 के आंकड़े को भी पार किया और साथ ही सेंसेक्स ने 22,700 के आंकड़ों पर भी। और आज लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग भी होती हुई नजर आई, और वो भी अच्छी खासी मार्केट ब्रेड्थ के साथ। आप देखिए बढ़ने वाले शेयरों की तादाद जबरदस्ती आज 1,000 के पार पहुंचती हुई और वॉल्यूम्स 2 लाख करोड़ के पार, जो कि एक तेजी वाले सेशन के लिए काफी अच्छा कहा जा सकता है। और हमेशा की तरह
आज की फिर से नई हाईज को लीड किया बैंकिंग शेयरों ने और वहीं से सबसे ज्यादा मजबूती आई। बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी जैसे दिग्गजों में 4 से 5% की तेजी बनती हुई दिखी और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में भी ऐसा ही रुझान था। आईसीआईसीआई, एक्सिस जैसे बैंक्स में काफी तेजी होती नजर आई। फार्मा शेयरों में सन फार्मा और रैनबैक्सी जिन्होंने पिछले वीकेंड पर जो डील की उसके बाद आज इन स्टॉक्स में बड़े अपग्रेड आने के बाद 7% की बड़ी उछाल सन फार्मा में फिर से बनी। रियल्टी शेयरों में भी खरीदारी का रुझान रहा, खासतौर से छोटे रियल्टी शेयरों में अगर आप देखें तो ऑर्बिट, पेनिनसुला, अजमेरा जैसे शेयरों में काफी तेजी बनती हुई दिखी। वहीं मेटल्स में आज फिर से खरीदारी का रुझान बना। हिंडाल्को, टाटा स्टील जबरदस्त रिटर्न्स देते हुए नजर आए और ऑटो शेयरों में भी सेलेक्टिवली खरीदारी होती हुई दिखी, टाटा मोटर्स, एस्कॉर्ट्स में। लेकिन मारुति इंटरेस्टिंग था, जहां पर उन्होंने अपनी कारें रिकॉल की, लेकिन उसके बावजूद स्टॉक 1.5% मजबूत बंद हुआ। कमजोर अगर कुछ था आज के बाजार में तो वो आईटी शेयर, जहां पर लगातार मुनाफा वसूली का दबाव बरकरार है। इन्फोसिस ने लीड किया कमजोरी को। निफ्टी पर चढ़ने वाले दूसरे दिग्गजों का जिक्र करें तो एचडीएफसी, भेल और रिलायंस ने भी अपना कंट्रीब्यूशन आज की तेजी में दिया। खबरों के दम पर जो बड़ा एक्शन दिखा, जेपी इंफ्रा में खबरें आ रही थी, कुछ प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स से ये फंड रेज कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए। स्टॉक में तेजी बनती दिखी 5% की। नागार्जुना कंस्ट्रक्शन में, एनसीसी लिमिटेड में यहां पर आज राइट्स इशू को मंजूरी मिली है बोर्ड बैठक में। स्टॉक में जबरदस्त उछाल आया। जीवीके पावर के लिए कुछ एसेट्स बेचने की खबरों के चलते तेजी बनती हुई दिखी। सूज लोन के लिए 3 बड़ी पॉजिटिव खबरें आती हुई दिखी। इनकी सब्सिडरी कंपनी ने कर्ज जुटाया है और कुछ एसेट्स बेचकर ये अपना कर्ज कम करने वाले हैं। इस खबर के दम पर स्टॉक में 7% का बड़ा उछाल आता दिखा। पिछले कई दिनों से स्टॉक जबरदस्त एक्शन में है। ऑन मोबाइल ग्लोबल, यहां पर भी खबरें आ रही कि इनकी एक ग्रुप कंपनी में कुछ इन्वेस्टर्स पैसा लगा सकते हैं या स्टेक बेची जा सकती है। इस खबर के दम पर स्टॉक में बड़ी तेजी बनती हुई दिखी। तो फिर से भारतीय बाजारों के लिए आज एक ऐतिहासिक दिन, जहां पर सेंसेक्स और निफ्टी ने नई ऊंचाइयां छुई और कई दिनों के कंसोलिडेशन के बाद अब बाजार फिर से बड़ी तेजी की तैयारी करते हुए दिख रहे हैं। तो ये हुआ आज के बाजार का हाल, लेकिन निवेशक यही जानना चाहते हैं कि बाजार का बुल रन क्या यूं ही जारी रहेगा। देख लेते हैं क्या कहते हैं दिग्गज। Whether it comes down to 6600 or below 6600, I am not totally sure. But if at all it comes down to 6600 and between 6550, 6600 के बीच में निफ्टी आता है, तो definitely I think it will invite good amount of support buying in case of Nifty. However, in this process, you will find individual stocks, merit-driven stocks, probably they outperform the market. इलेक्शन तक रैली चलती रहेगी। अराउंड 6900, 7000 तक एक ट्रेड मोमेंटम जारी रहेगा। बट मई 16 की इवेंट रिस्क को आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए, हमारी एडवाइस रहेगी। उसके पहले अगर आप पोजीशंस को लिक्विडेट कर दे तो बेहतर है। उसके बाद में जो पूरी चर्न रहेगी मार्केट में, सेक्टर रोटेशन हमें लगता है कि काफ़ी सीवियर रहेगा। तो आपको रन अप टू द बजट जो अराउंड जून जुलाई में होगा, तब आपको एक व्यू लेके एक अलग नई सेक्टर स्ट्रैटेजी बना के नई बुल मार्केट के लिए आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। ये जो रैली चल रही है फिलहाल ओनली मोमेंटम है। और लौटते हमारी चर्चा पर, इधर दिग्गज ब्रोकिंग हाउसेस को पूरा भरोसा है कि भारतीय बाजार में आगे भी तेजी जारी रहेगी। इसी सिलसिले में सीएलएसए और नोमुरा ने भी रिपोर्ट जारी किए हैं। संदीप के पास चलते हैं, जिसके पास इस रिपोर्ट के डिटेल्स है। संदीप, सीएलएसए और नोमुरा की रिपोर्ट में क्या निकल कर आ रहा है? देखिए, सीएलएसए का ऐसा मानना है कि Q4 के नतीजे बाजारों के लिए बहुत ज़्यादा चौंकाने वाले होंगे। ऐसा मानना गलत होगा और बाजार में जो तेजी हो रही है और जो खासतौर पे सिक्लिकल्स में जो एक बड़ी तेजी देखने को मिली है, उसको ये नतीजे सपोर्ट करेंगे। इसकी संभावना उन्हें काफ़ी कम नजर आती है, क्योंकि Q4 के रिजल्ट्स की जहाँ तक बात है तो उनका ऐसा मानना है कि डिसअपॉइंटिंग हो सकती है। कंपनीज की जो अर्निंग्स है, अगर हम पिछले साल से कंपेयर करें तो उसमें करीब 2% के आसपास की कमी आ सकती है। और जो सिक्लिकल शेयरों में जो तेजी है, या यूँ कहें ईजी रैली जो बनी थी, वो लगभग शायद अब खत्म होती नजर आ रही है। और अगर आपको यहाँ से लेकर इलेक्शन तक के जो रिजल्ट आएंगे वहां तक अपने आपको पोजीशन करना है, तो ऐसे काउंटर्स पे फोकस करना चाहिए जो कि अब तक लैगार्ड्स रहे हैं, यानी कि अब तक जो बाजार में रैली हुई उसमें ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं देखने को मिला है। ऐसे काउंटर्स पे आपको फोकस करना चाहिए। इस लिस्ट में उन्होंने सबसे पहले भारतीय एयरटेल का नाम शामिल किया है, जो वो मानते हैं कि आपको खरीदारी करके चलना चाहिए। इसके अलावा दिग्गजों में M&M, ITC, इन्फोसिस, ल्यूपिन, रिलायंस इंडस्ट्रीज, सेसा स्टरलाइट, ये तमाम ऐसे काउंटर्स हैं जहां पे सीएलएसए मानता है कि अगर आपको इलेक्शन तक प्ले करना है तो इन काउंटर्स में आप अपनी जो खरीदारी है उसे शुरू कर सकते हैं। नोमुरा का भी ऐसा मानना है कि मोदी की सरकार बनेगी, इसकी काफी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो उस लिहाज से अगर ऐसा आउटकम निकल के सामने आता है तो जो हाल में तेजी हुई है बाजार की, तो इलेक्शन के बाद भी जारी रह सकती है। तो उस लिहाज से उनका ऐसा मानना है कि इस स्थिति में दिसंबर 2014 तक 24,700 तक के जो लेवल्स हैं वो सेंसेक्स पे देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अगर मोदी की सरकार यहां पे बनती है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे रुपए में मजबूती आएगी। 58 तक के स्तर वहां देखने को मिल सकते हैं। 15 में जो जीडीपी ग्रोथ है वो शायद 6% का स्तर है, उसे भी छू सकती है। और अगर फर्ज कीजिए मोदी की सरकार बनती है और वो मजबूत सरकार बनती है, तो तब उनका मानना है कि बाजार की तेजी और भी बढ़ सकती है। जो 24,700 का लक्ष्य
लक्ष्य वो लेके चल रहे हैं शायद उससे भी 5 से 10% के आसपास की अपसाइड और बाजार में देखने को मिल सकती है। तो उस लिहाज से ब्रोकरेजेस काफी बुलिश है। उनका मानना है कि चुनाव से पहले की जो रैली है वो आगे भी कंटिन्यू रह सकती है। हालांकि थोड़ी जो चर्निंग है वो देखने को मिल सकती है। जो सिक्लिकल शेयरों में तेजी हुई है उसके बाद अब थोड़े जो लैगार्ड्स हैं वहां पे थोड़ा फोकस शिफ्ट होगा और जो रेट सेंसिटिव सिक्लिकल्स हैं वहां पे शायद ज्यादा खरीदारी के मौके हैं चुनाव तक आपके लिए। जी संदीप, अनिल, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और अब बात करते हैं सन फार्मा रेनबैक्सी डील की। सन फार्मा रेनबैक्सी विलय पर सवाल उठने लगे हैं। सेबी सन फार्मा रेनबैक्सी डील की जांच कर सकती है। सेबी को इनसाइडर ट्रेडिंग होने का शक है। दरअसल डील से पहले रेनबैक्सी का शेयर भारी वॉल्यूम्स के साथ 3 दिन में 24% तक चढ़ गया था, जिसको लेकर सवाल उठने लगे हैं। मामले पर सेबी सन फार्मा रेनबैक्सी को चिट्ठी लिख सकता है। हालांकि हमसे खास बातचीत में सन फार्मा के एमडी और सीईओ दिलीप सांघवी ने किसी भी तरह की इनसाइडर ट्रेडिंग को खारिज किया है। Clouded this transaction in a sense is this business of insider trading. We've seen what's happened with the Ranbaxy stock a week ahead of this transaction being announced and the way that it's run up over 20% in the last 6 trading sessions. And of course then this business of the Sun subsidiary investing in Ranbaxy dating back to December. I don't know if the market regulator has reached out to you yet or not. There are reports suggesting that they have started some sort of a preliminary inquiry. What would your response be? We haven't heard. Either Sun or Sun's banker have not heard from regulator, and we believe that Sun is in compliance. We also have concern about the run-up on the Ranbaxy stock a few days before the transaction was announced, but we hope that nothing comes out of that inquiry. And as far as the stock, I know you've clarified that you will nullify the stock that was picked up by Silver Street in Ranbaxy. That decision stands? That's correct. I think we will cancel those stocks once they get issued. सेबी ही नहीं, सीसीआई से भी सन रैनबैक्सी डील को मंजूरी मिलती आसान नहीं दिख रही है। जानकारों के मुताबिक सौदे के बाद बढ़े हुए मार्केट शेयर के अलावा कुछ दूसरे मुद्दे को लेकर सीसीआई जवाब मांग सकता है। कमीशन को ये भी देखना है कि इकोनॉमिक देश का आर्थिक विकास हो, तो उसके लिए मार्केट शेयर केवल 14 में से एक फैक्टर्स है जो कमीशन ध्यान में रखेगा। उसके साथ साथ उनको ये भी देखना है कि बाकी काउंटरवेलिंग फोर्सेस क्या हैं, इंपोर्ट्स क्या हैं, उन सब को देखते हुए अगर हम देखें विश्व के रूप में देखें कंपेयर टू वर्ल्ड सीन, आवर मार्केट शेयर 9.2% विल नॉट बी दैट ह्यूज। इट इज़ पॉसिबल बिकॉज सम ऑफ दिस प्लेयर्स, कुछ लोगों का जैसे रैनबैक्सी के साथ पीछे कुछ एंटी ट्रस्ट अथॉरिटीज़ के साथ बाहर कुछ प्रॉब्लम रही, तो ये संभव है कि कमीशन उन पर कोई कंडीशन लगा दे उनको परमिशन देने से पहले। और भारत की ग्रोथ पर क्या कहना है आईएमएफ का, बताएंगे आपको आगे। और मोदी के साथ रिश्तों पर अमिताभ बच्चन खुलकर बोले, क्या कहा, देखिए इस ब्रेक के बाद। सहारा प्रमुख फिलहाल तिहाड़ जेल में ही बंद रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत राय की उस अर्जी को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने कोर्ट से घर या दफ्तर में नजरबंद रखने की मांग की थी। इस मामले पर अगली सुनवाई 16 अप्रैल को होनी है। सहारा ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वो पैसे जोड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय खरीदार की तलाश कर रहा है। तब तक के लिए सहारा प्रमुख को या तो रिहा कर दिया जाए या फिर नजरबंद रखा जाए। दरअसल जमानत पाने के लिए सुब्रत राय को सुप्रीम कोर्ट में 10,000 करोड़ पहले जमा कराने होंगे। वहीं सहारा के वकील ने दलील दी है कि जेल में बंद रहकर सुब्रत राय पैसे कैसे जोड़ पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आपको हम लोग अपनी कस्टडी में रख रहे हैं, नाइदर इन द सिविल प्रिजन नॉट इन क्रिमिनल प्रिजन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यू आर अंडर माय कस्टडी। इस बात को कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एट दिस स्टेज वी आर नॉट एंटरटेनिंग योर प्ली एंड मैटर वाज एडजर्न टू 16 अप्रैल। एमसीएक्स बोर्ड ने फिलहाल प्रेफरेंशियल शेयर नहीं लाने का फैसला लिया है। सूत्रों के मुताबिक एमसीएक्स बोर्ड एफटीआईएल की हिस्सेदारी बेचने का इंतजार कर रहा है। कमोडिटी रेगुलेटर एफएमसी के निर्देश के मुताबिक एफटीआईएल को 30 अप्रैल तक अपनी 24% हिस्सेदारी बेचनी है, जिसके लिए 30 अप्रैल से पहले एफटीआईएल को एमओयू करना है। सूत्रों के मुताबिक करीब 10 कंपनियां हैं जिनकी एफटीआईएल की हिस्सेदारी खरीदने के लिए बातचीत चल रही है, जिनमें मुख्य तौर पर वॉरबर्ग पिंकस, डॉयचे बोर्स जैसे प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स शामिल हैं।
इस साल भारत की ग्रोथ में भी सुधार देखने को मिल सकता है। आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अनुमान जताया कि वित्त वर्ष 2014 में भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ 5.4% रह सकती है और वित्त वर्ष 2016 में 6.4% तक जा सकती है। आईएमएफ के मुताबिक ग्लोबल रिकवरी की वजह से भारत की ग्रोथ में भी कुछ सुधार देखने को मिलेगा। आईएमएफ ने कहा कि बेहतर ग्रोथ के लिए भारत को सख्त मॉनेटरी पॉलिसी और वित्तीय घाटे में कमी की जरूरत है। आईएमएफ के मुताबिक ग्रोथ बढ़ाने के लिए भारत को फिस्कल कंसोलिडेशन, सब्सिडी घटाने, जीएसटी लागू करने और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में तेजी लाने जैसे रिफॉर्म्स पर और जोर देना होगा। हालांकि इकरा की अदिति नायर का मानना है कि अगर मॉनसून अच्छा नहीं रहा तो विकास दर 5% तक सिमट सकती है। हमारा अनुमान 2014-15 के लिए 5 to 5.5% ग्रोथ का है। सबसे बड़ा अनसर्टेनिटी जो इस समय पर है वो ये है कि मॉनसून इस साल कैसा होगा और अभी हम आईएमडी का जो अनुमान है, जो उनका फोरकास्ट है, उसकी वेट कर रहे हैं। लेकिन जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं उनकी तरफ से तो यही इंडिकेशन आ रही है कि ग्रेटर देन 50% चांस ऑफ एन एल नीनो इवेंट, जिसकी वजह से हो सकता है कि मॉनसून पे और साथ ही साथ एग्रीकल्चरल आउटपुट और प्राइस सिचुएशन पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट इस साल आए। तो अगर ये होता है तो फिर ग्रोथ हमारे एस्टिमेट जो बैंड है उसके लोअर एंड के आसपास 5% के आसपास रहने का लाइक्लीहुड है। लोकसभा चुनाव के दूसरे दौर में भी शानदार वोटिंग की खबर है। आज पूर्वोत्तर के अरुणाचल प्रदेश और मेघालय की 2-2 सीटें, जबकि मणिपुर और नागालैंड की 1-1 सीट के लिए मतदान हुआ। अरुणाचल प्रदेश में 71% मतदान हुआ है, वहीं मणिपुर में 70% लोगों ने वोट डाले। मेघालय में करीब 64% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, जबकि नागालैंड में 84% से भी ज्यादा वोटिंग दर्ज की गई। आज मिजोरम की 1 लोकसभा सीट पर भी मतदान होना था, जिसे 11 तारीख के लिए बढ़ा दिया गया। इसके साथ साथ आज अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा की कुल 60 में से 49 सीटों के लिए भी वोट पड़े। उधर कल से लोकसभा चुनाव की गहमागहमी तेज हो जाएगी। कल तीसरे चरण का मतदान है, जिसमें 51 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। इसमें दिल्ली की 7 सीटों के अलावा गुड़गांव, फरीदाबाद, कुरुक्षेत्र, जबलपुर, छिंदवाड़ा, नागपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर जैसी सीटें शामिल हैं। इस खबर पर और बातचीत करने के लिए अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी चैनल IBN7 की राजनीतिक संपादक पल्लवी घोष। पल्लवी, कल होगा एक असल और तगड़ा मुकाबला। किन किन बड़े नेताओं की किस्मत का फैसला कल होने वाला है? मतदान का तीसरा चरण बहुत ही अहम है, इसीलिए क्योंकि इसमें ना केवल बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूंसीज है, लेकिन जो VVIP माने जाते हैं वो से भी बहुत सारे नेता चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे अहम है दिल्ली, जिसमें 7 सीट के लिए कांटे की टक्कर है आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी की। क्या आम आदमी पार्टी का जादू चलेगा? चांदनी चौक में अगर आप देखें, वहाँ पे बीजेपी के जो मुख्यमंत्री के दावेदार थे, बीजेपी के दिल्ली से हर्षवर्धन लड़ेंगे कपिल सिब्बल के खिलाफ, और आशुतोष भी लड़ेंगे आम आदमी पार्टी से। क्या किसका जादू चलेगा या कांग्रेस कितनी सीट जीत पाएगी, वो उनके लिए बहुत ही अहम रहेगा। इसके अलावा हरियाणा की भी बहुत ही अहम सारे सीट्स हैं, उत्तर प्रदेश के भी बहुत सारे सीट हैं, राज बब्बर जैसे लड़ रहे हैं। इन सब नेताओं पर नजर रखना पड़ेगा। क्या नरेंद्र मोदी का जादू चलेगा इस इलाके में, इन सब कॉन्स्टिट्यूंसीज में? क्योंकि आप देखें, उत्तर प्रदेश और बिहार के अलावा बहुत सारे इन इलाकों में नरेंद्र मोदी ने काफी जोर तोड़ से कैंपेन की थी। तो ये तीसरी चरण में जितने कॉन्स्टिट्यूंसीज में चुनाव होने वाले हैं, वो कहीं ना कहीं ये तय करेगा कि केंद्र में सरकार किसकी बनेगी और क्या कांग्रेस का जादू अभी भी बरकरार है। और खासतौर पर बात यह भी है कि दिल्ली में जब मतदान होगा उसमें 2 VVIP भी जाएंगे, और वो है सोनिया और राहुल गांधी। तो क्या राहुल गांधी का जादू चलेगा, ये भी देखने को पड़ेगा। शुक्रिया पल्लवी। राजनेताओं से दोस्ती का मतलब ये नहीं कि उनकी राजनीति से भी सहमति रखी जाए, ये कहना है सुपरस्टार अमिताभ बच्चन का। नरेंद्र मोदी के साथ राजनीतिक रिश्तों पर अमिताभ बच्चन ने खुलकर बातचीत की है। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी प्रदेश नहीं है जिसके मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात नहीं हुई हो, मगर इसका मतलब ये नहीं कि वो उनकी राजनीति से भी सहमत है। भारत के किसी भी प्रांत के मुख्यमंत्री के साथ मेरी मुलाकात नहीं हुई है, मैं सबके साथ मिला हूँ। हमारी मित्रता जो है या हमारा मिलना जो है वो अलग अलग लोगों से होता रहता है, लेकिन आपसे अगर मैं मित्रता बढ़ा रहा हूँ तो ये मतलब नहीं कि मैं आपका स्थान ले रहा हूँ, या आप जो एंकर के रूप में प्रश्न पूछते हैं उसके साथ मैं सहमत हूँ या नहीं, या अगर मैं किसी राजनीतिज्ञ के साथ मिलता हूँ या किसी मुख्यमंत्री के साथ मिलता हूँ तो ये ज़रूरी नहीं है कि मैं उनकी राजनीति के साथ भी सहमत हूँ, नहीं। और नरेंद्र मोदी ने वडोदरा से भरा अपना पर्चा।
और करगिल लड़ाई पर आजम खान के बयान पर मचा बवाल। देखिए सारी राजनीतिक खबरें इस ब्रेक के बाद। आपके चहेते कंज्यूमर शो पहरेदार का बढ़ रहा है दायरा। दूर दराज के छोटे मझौले शहरों से लोग भेज रहे हैं अपनी शिकायतें और पहरेदार कामयाब हो रहा है हर कंज्यूमर की आवाज बुलंद करने में। LG और पैनासोनिक तैयार हुई रिप्लेसमेंट के लिए, तो वही होंडा दे रही अपने कंज्यूमर को ठोस जवाब। और अब नजर डालते हैं आज की बड़ी राजनीतिक खबरों पर। वडोदरा से बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने आज वडोदरा से अपना पर्चा भर दिया। नामांकन के बाद मोदी ने वडोदरा में स्वागत के लिए स्थानीय लोगों का स्वागत किया और कहा कि पार्टी ने उनके कंधों पर जो जिम्मेदारी सौंपी है उसे वो निभाएंगे। मोदी ने वडोदरा को अपनी कर्मभूमि बताया और गाड़कवाड़ राजघराने की तारीफ की। मोदी के नामांकन पर प्रस्तावक के रूप में गायकवाड़ राजघराने की शुभांगिनी देवी और एक चाय वाले किरण महिड़ा ने दस्तखत किए। कीर्ति स्तंभ से न्याय मंदिर होते हुए उनका रोड शो कलेक्टर ऑफिस के लिए निकला। 30 अप्रैल को यहां वोटिंग है। मुझे विश्वास है कि बड़ौदा लोकसभा क्षेत्र के सभी मतदाता उमंग और उत्साह के साथ लोकतंत्र के इस पावन पर्व चुनाव को उत्साह और उमंग से मनाएंगे और 30 तारीख को भारी मतदान करके कमल के निशान पर बटन दबा करके भारतीय जनता पार्टी को भव्य विजय दिलाएंगे। दिल्ली के चांदनी चौक में सियासी जंग दिलचस्प होती जा रही है। यहां से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी आशुतोष ने कांग्रेस प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल पर पैसे बांटकर वोट खरीदने का आरोप लगाया। उन्होंने सिब्बल का नामांकन रद्द करने की भी मांग की है। उधर सिब्बल ने आरोप को बेबुनियाद बताते हुए आशुतोष के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने की धमकी दी है। भाई सब लोगों से प्रार्थना है, भाई आशुतोष जी आपके बीच में आए हैं। चांदनी चौक सीट से लोकसभा पहुंचने की जी तोड़ कोशिश कर रहे आम आदमी पार्टी नेता आशुतोष ने बुधवार सुबह एक चौंकाने वाला ट्वीट किया। कांग्रेस प्रत्याशी कपिल सिब्बल पर निशाना साधते हुए उन्होंने लिखा, चांदनी चौक में कल मेरी पत्नी के सामने सिब्बल के लोगों ने पैसे बांटे। काश उनके पास खुफिया कैमरा होता। उन्होंने आज सुबह मुझे इसकी जानकारी दी कि कैसे सिब्बल के लोग पैकेट में रुपए बांट रहे थे। वे खतरनाक गुंडे हैं। आशुतोष यही नहीं रुके, उन्होंने सिब्बल का नामांकन रद्द करने की भी मांग कर डाली। कपिल सिब्बल साहब को चुनाव लड़ने से फौरन रोक लगनी चाहिए, क्योंकि कपिल सिब्बल जैसे लोगों की वजह से ही भारत का लोकतंत्र बदनाम होता है, जो ये सोचते हैं कि पैसे के बल पे चुनाव जीता जा सकता है। कपिल सिब्बल को शायद इस बात का अंदाजा नहीं कि इस बार उनकी जमानत जब्त होने वाली है। लेकिन कपिल सिब्बल ने आशुतोष के आरोप को सिरे से खारिज करते हुए तीखी प्रतिक्रिया जताई। उन्होंने कहा कि वो आशुतोष के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करेंगे। FIR करें, कोई सबूत दें। हम तो उनको केवल उनके खिलाफ मानहानि का ही मुकदमा नहीं करेंगे, हम उनको प्रोसिक्यूट भी करेंगे। चांदनी चौक में आशुतोष, कपिल सिब्बल और बीजेपी के डॉक्टर हर्षवर्धन के बीच तिकोना मुकाबला माना जा रहा है। 10 अप्रैल को मतदान है। मतदान के एक दिन पहले इस आरोप प्रत्यारोप ने राजनीतिक माहौल को गर्मा दिया है। साक्षी खन्ना, दिल्ली। करगिल की लड़ाई को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के बयान पर बवाल मच गया है। गाजियाबाद के मसूरी में चुनाव प्रचार के दौरान आजम खान ने कहा कि करगिल की लड़ाई में भारत को जीत मुसलमानों ने दिलाई। आजम के इस बयान पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। पहले सुनिए कि वोटर्स को लुभाने के लिए कैसे आजम हद पार कर गए। मैं हिंदू भाइयों से खास तौर से कहने आया हूं कि हमें दिल से लगाओ, हमसे प्यार करो, हमसे मोहब्बत करो। इसलिए मोहब्बत करो कि कारगिल की पहाड़ियों को फतह करने वाला कोई हिंदू नहीं था, बल्कि कारगिल की पहाड़ियों को
नारे तकबीर अल्लाह अकबर कहकर फतह करने वाले मुसलमान फौजी थे। आजम खान ने एक संप्रदाय विशेष का नाम लेकर जिस तरीके से वार्ता की है, भाषण किया है, निश्चित रूप से ये देश के लिए बड़ा खतरनाक है और सेना में एक जबरदस्त सांप्रदायिक भेद पैदा करने का दुस्साहस किया है। इसको इलेक्शन कमीशन को संज्ञान में लेना चाहिए और ऐसे नेताओं के प्रति कड़ा रुख अपनाना चाहिए। आजम खान के इस विवादास्पद बयान की मुस्लिम नेताओं ने भी निंदा की है। वहीं जेडीयू नेता केसी त्यागी ने आजम के बयान को सैनिकों का अपमान बता दिया है। मुसलमान जो है जितना फौज में है उससे कई गुना ज्यादा शहीद होने वालों में। आजम खान ये बात कहते तो सब इसको प्रशंसा करते, लेकिन ये कहना कि मुसलमानों ने ये काम किया, मैं समझता हूं ये बड़ा अफसोसनाक है, गलत है। मैं इसका खंडन करता हूं और इस तरह की बात करके फौज को हिंदू मुसलमान में बांटना जो है देश के लिए गलत है। मैं आजम खान के बयान की निंदा करता हूं। ये भारतीय सैनिकों का अपमान है। श्री आजम खान मुसलमानों का मोदी संस्करण बनना चाहते हैं। इस तरह की बात करना जो है वो हम समझते हैं कि न सिर्फ ये कि वो आर्मी की तौहीन है बल्कि खुद मुसलमानों की भी तौहीन है। मुसलमानों ने अपने मुल्क के लिए जितनी भी अपनी जानों की कुर्बानी दी हैं वो उन्होंने अपना उसको फर्ज समझ के दी है। करगिल बयान पर समाजवादी पार्टी नेता आजम खान मुश्किल में फंसते दिखाई दे रहे हैं। चुनाव आयोग ने आजम खान के बयान पर रिपोर्ट मांगी है। आजम ने कहा था कि करगिल की विजय मुसलमान फौजियों की वजह से हुई है। तमाम आलोचनाओं के बावजूद आजम अपने बयान पर कायम है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की है। अगर हम सरहदों पर जान दें, हम पाकिस्तान से लड़कर अपनी पहाड़ियों को वापस लें तो किसी को क्यों बुरा लगता है? ये इस तरह तो हम हिंदू मुसलमान में इत्तेहाद बढ़ा रहे हैं। उन लोगों को जिन्हें फाशिस्टों ने और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस ने यह समझाया है कि मुसलमानों का न आज़ादी में कोई योगदान, न सरहदों के लिए कोई योगदान, उन्हें बता रहे हैं कि कारगिल की पहाड़ियों पर मुसलमान जवानों की क्या कुर्बानी है। मोदी के करीबी और यूपी के बीजेपी प्रभारी अमित शाह ने पहले भड़काऊ भाषण दिया और जब गिरफ्तारी का डर सताने लगा तो वो पहले ही पहुंच गए हाईकोर्ट। अमित शाह ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट से गुहार लगाई है। हाईकोर्ट ने इस मामले में चुनाव आयोग से कथित भड़काऊ भाषण की सीडी मांगी है। इस मामले की अगली सुनवाई कल होनी है। आपको याद दिला दें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अमित शाह पर भड़काऊ भाषण देने के आरोप लगे थे। हालांकि बाद में अमित शाह ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया था। और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर कल किए गए हमले के मामले में नया मोड़ आ गया है। केजरीवाल को थप्पड़ मारने वाले ऑटो ड्राइवर लाली ने उनसे माफी मांगी है। केजरीवाल से मुलाकात के दौरान लाली ने अरविंद के पैर छुए और कहा कि बहुत बड़ी गलती हो गई। घर पहुंचकर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने लाली से गुस्से की वजह पूछी थी। कहा जा रहा है कि लाली इस बात से नाराज थे कि कई बार कोशिश करने के बावजूद वो केजरीवाल से नहीं मिल पाए, इसलिए कल रोड शो के दौरान उसका गुस्सा फूट पड़ा। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार राखी बिरला के समर्थन में रोड शो कर रहे थे, तभी लाली ने माला पहनाने के दौरान केजरीवाल पर हमला किया था। चुनावी मौसम में आरोप प्रत्यारोप का खेल तेज हो गया है। कांग्रेस ने बीजेपी पर चुनाव प्रचार में 10,000 करोड़ रुपए खर्च करने का आरोप लगाया है। केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा ने बीजेपी पर चुनाव में काले धन का इस्तेमाल करने का आरोप जड़ा है। शर्मा के मुताबिक बीजेपी के चुनाव प्रचार में जितनी राशि खर्च हो रही है उसका 10% ही व्हाइट मनी है, बाकी 90% काला धन है। बार बार कहते हैं और हमने भी सुना कि वो अगर बनते हैं इस देश के प्रधानमंत्री तो काला धन सामने लाएंगे। काला धन जो छुपा के रखा है उसको सामने करेंगे, उजागर करेंगे। पर इनके चुनाव अभियान में 90% पैसा काला धन है। और टोयोटा ने 45,000 इनोवा क्यों रिकॉल करवाई? और विदेशी निवेश बढ़ाने की मंजूरी के लिए एचडीएफसी बैंक को करना पड़ सकता है लंबा इंतजार। दोनों खबरें इस ब्रेक के बाद। On the day of elections, it's very important
Please go and vote. Please vote. That's the first step towards nation building. You must get out there and vote. Please make sure you vote. For a stable government. Every Vote counts. If you want to make a better India, Put in your vote. टोयोटा ने करीब 45,000 इनोवा कारों को रिकॉल किया है। साल 2005 से 2008 के बीच बनी इनोवा गाड़ियां रिकॉल की गई हैं। इस खबर पर और जानकारी देने के लिए आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अतुल मिश्रा। अतुल, आखिर क्या कारण है कि इतनी बड़ी संख्या में इनोवा को रिकॉल किया गया है? जी देखिए, इसमें जो स्टीयरिंग पर माउंटेड केबल होता है उसमें खराबी की वजह से ये रिकॉल किया गया है और ये फरवरी 2005 से लेकर दिसंबर 2008 तक जो इनोवा बनी है करीब 45,000 हैं, 44,989 इनोवा हैं, इनको रिकॉल करने का फैसला लिया गया। अब इससे हम आपको इम्पैक्ट बता दें, क्योंकि इससे स्टीयरिंग पर कोई इम्पैक्ट नहीं है लेकिन एयरबैग्स पर इम्पैक्ट होता है, क्योंकि माउंटेड जो केबल होती है उसके चलते जो एयरबैग में खराबी का अलार्म होता है वो कंटिन्यू आता रहता है, जो ड्राइवर है उसको मिलता रहता है। और दूसरी बात, जो ड्राइवर का एयरबैग है वो डीएक्टिवेट हो सकता है इसके चलते। तो इस तरह की प्रॉब्लम है और कंपनी ने इसे रिकॉल करने का फैसला लिया है और ये ग्लोबल प्रैक्टिस, ग्लोबल एक्सरसाइज के तहत हुआ है। करीब 60 लाख से ज्यादा दुनिया भर में गाड़ियां रिकॉल करने का फैसला टोयोटा ने लिया है, जिनमें भारत में 45,000 इनोवा रिकॉल की जाएंगी। इसमें जो रिकॉल किया जाएगा वो फिलहाल कंपनी का कहना है कि अभी ग्राहकों को इंटीमेशन नहीं दिया गया है, क्योंकि इस पार्ट को सोर्स कर रही है कंपनी। जैसे ही उनके पास ये पार्ट आ जाएगा वैसे ही डीलरशिप की तरफ से कॉल किया जाएगा कस्टमर को और फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ये स्टीयरिंग माउंटेड केबल जो है ये बदला जाएगा और करीब 1 घंटे इस पूरी प्रक्रिया में लगेंगे। जी अतुल, इधर खबर है कि देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी भी अपनी स्विफ्ट डिजायर का रिकॉल कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक कंपनी करीब 1.5 लाख कारों का रिकॉल कर सकती है। स्विफ्ट डिजायर देश में सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों में दूसरे नंबर पर है। 2013-14 में बनी डिजायर के फ्यूल नेक फिलर में खराबी की शिकायत है। फ्यूल नेक फिल पेट्रोल टैंक से जुड़ा होता है। कंपनी अभी डीलरों के पास मौजूद कारों को पोर्ट के पार्ट्स बदल रही है। मारुति ने मामले पर कुछ कहने से इनकार किया है। HDFC बैंक में विदेशी निवेश बढ़ाने की मंजूरी मिलने में लंबा वक्त लग सकता है। CNBC आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक FDI और FIIs पर निगरानी रखने वाली नोडल मिनिस्ट्री DIPP ने बैंक के सभी निवेश की समीक्षा करने का फैसला किया है। पूरी खबर जानने के लिए बात करते हैं अपने संवाददाता लक्ष्मण रॉय से। लक्ष्मण, DIPP किस बात की समीक्षा करने जा रही है? देखिए, हमें सूत्रों से जानकारी मिली है कि DIPP HDFC बैंक के तमाम निवेशों की समीक्षा कर रहा है और ये देखने की कोशिश कर रहा है कि जो निवेशक हैं HDFC बैंक में रकम लगाई है उस रकम का असली मालिक कौन है। यहां तक कि समीक्षा के दायरे में HDFC बैंक की जो पेरेंट कंपनी है HDFC हाउसिंग फाइनेंस, उसकी ओर से की गई रकम भी शामिल है, उसकी भी निवेश की समीक्षा की जा रही है। इस समीक्षा के आधार पर DIPP ये सिफारिश करेगा कि HDFC बैंक को विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाने की छूट दी जाए या छूट ना दी जाए। दरअसल होता क्या है कि बैंक में अभी 49% ऑटोमेटिक रूट से विदेशी निवेश की छूट दी गई है, यानी 49% तक आप अगर FDI FII लाते हैं तो आपको सिर्फ एक सूचना रिजर्व बैंक को देनी होगी। लेकिन अगर आप चाहें तो 49% से भी ज्यादा विदेशी निवेश कर सकते हैं, 74% तक। लेकिन 49% से जैसे ही आपका विदेशी निवेश बढ़ेगा तो आपको FIPB यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड से मंजूरी लेनी होगी। पिछले दिनों HDFC बैंक में विदेशी निवेश की सीमा जो है करीब 52% तक पहुंच चुकी थी। उसके बाद HDFC बैंक ने एक प्रस्ताव भेजा FIPB के पास और कहा कि हम चाहते हैं कि विदेशी निवेश की सीमा हमारी कंपनी में करीब 67% हो जाए। इस प्रस्ताव पर कानून मंत्रालय से FIPB ने राय मांगी। कानून मंत्रालय ने कहा चूंकि FDI और FII जैसे मामले DIPP के तहत आते हैं, इस वजह से DIPP से इस बात की राय मिली जाए। अब DIPP चूंकि सारे निवेश की गहराई से समीक्षा कर रहा है, जाहिर तौर पर इस पर लंबा वक्त लगेगा और लंबा वक्त लगेगा इसका मतलब साफ है कि HDFC बैंक को विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाने की छूट मिलने में लंबा वक्त लग सकता है, यानी देरी हो सकती है, जो बैंक के लिहाज से कहें तो बहुत अच्छी खबर नहीं है। जी, शुक्रिया यहां पर इस जानकारी के लिए। और वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बैंक जॉब की ट्रेनिंग देने वाली कंपनियों की खुली किस्मत। कहाँ है इन कंपनियों के लिए मौके, बताएंगे आपको इस ब्रेक के बाद। Oh, Boston University. That's really good.
So, when are you traveling to the United States? 11th night, 12th morning. 12th? Isn't that the voting day? Sorry? Isn't that the voting day? Is it? Yeah, but that's fine. One vote won't make a difference. Well, if you cannot make a difference to your own country, how will you make a difference to another? Why should they have you? Come after the 12th. Your country is asking for your opinion on how to shape its future. Your vote is your response. Please vote. नए बैंक खुलने का फायदा एक और इंडस्ट्री को हो रहा है। बैंकिंग जॉब्स के लिए ट्रेनिंग दे रही कंपनियों के कोर्सेज के लिए डिमांड कुछ ऐसे बढ़ रही है कि वो साल भर का बिजनेस एक तिमाही में कर रहे हैं। और चूंकि बैंकों का फोकस अब छोटे शहरों में है, ये कंपनियां भी अपने नए सेंटर्स खोलने के लिए टियर 2 और टियर 3 शहरों में जा रही हैं। बोरिंग मानी जाने वाली बैंकिंग नौकरी अब स्टूडेंट के लिए हॉटेस्ट करियर ऑप्शन बनते जा रहा है। यही वजह है कि IFBI जैसे कंपनियों के सेंटर्स में साल दर साल नए स्टूडेंट की भर्ती 50 से 60% बढ़ रही है। इन कोर्सेज के लिए सबसे ज्यादा डिमांड छोटे शहरों से आ रही है। छोटे शहरों में ही बैंकों के ज्यादातर नए ब्रांच खुल रहे हैं। तो हमारे पास जैसे गुवाहाटी में एक सेंटर है जो कि पूरे नॉर्थ ईस्ट को कैटर करता है, तो हमने वहाँ पर करीब इस पिछले साल में नहीं करते भी पिछले साल के अनुमान में करीब 3 से 4 गुना ज़्यादा धंधा किया है, ज़्यादा लोगों को इनरोलमेंट किया है, ज़्यादा नौकरियाँ दिला पाए हैं। दरअसल इंडस्ट्री की भी नज़र लोकल टैलेंट पर है ताकि उन्हें बड़े शहरों से लोगों को ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं पड़े। यही नहीं, बैंक अपने नए स्टाफ के लिए ऐसा कैंडिडेट चाहते हैं जो हर काम करने के काबिल हो। आज जब रूरल में या सेमी अर्बन ब्रांचेस खुलती हैं तो वो थोड़ी स्केलेटन ब्रांच होती है जिसमें 3 से 5 लोग होते हैं जो काम करते हैं, और वहाँ पे ये एक्सपेक्टेशन होती है कि जो लोग ज्वाइन करें वो कैश गिनने का काम से प्रोडक्ट बेचने का काम सब कुछ कर सकते हैं। एक अनुमान के मुताबिक 2018 तक बैंकिंग सेक्टर में कुछ 7.5 लाख नए नौकरियां जुड़ सकती हैं। सिर्फ अगले 2 सालों में ही 10 से 15 हजार नए मौके आ सकते हैं और इनमें से ज्यादातर नए नौकरियां छोटे शहर और गांव में बनेगी। कविता कृष्णन, मुंबई। देश में महिला एंटरप्रेन्योर तेजी से अपनी पहचान बना रही हैं और इसमें सिर्फ मेट्रो सिटीज ही नहीं बल्कि छोटे शहरों और गांवों की महिलाएं भी शामिल हैं। फिक्की के महिला विंग फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन ने देश भर की ऐसी ही 150 महिलाओं को सम्मानित किया है। इनमें खास तौर पर वो महिला एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्होंने कई मुश्किलों के बावजूद अपना कारोबार खड़ा किया है। महाराष्ट्र के सतारा जिले में महसवाड़ गांव में रहती हैं चेतना सिन्हा, जो मानदेशी महिला बैंक की फाउंडर हैं। 1997 में शुरू हुए इस माइक्रो फाइनेंस बैंक से आज 1,80,000 महिलाएं जुड़ी हैं और ये बैंक महाराष्ट्र और कर्नाटक के 9 जिलों में अपनी सेवाएं दे रहा है। ग्रामीण महिलाओं की मदद करने और महिला एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा के मकसद से काम कर रही चेतना सिन्हा फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन यानी FLO की 150 विमेन अचीवर्स में से एक हैं। अभी हम लोग महाराष्ट्र और कर्नाटक में ऑपरेट कर रहे हैं और सही तो हमारा प्लान नॉर्थ ईस्ट में जाने का है। उसका वजह ये है कि वहाँ काफ़ी अनबैंक्ड पॉपुलेशन है, तो ये और पहले ये मानदेशी महिला बैंक ये पहली बैंक है जिसने ग्रामीण औरतों के लिए पेंशन शुरू किया और रेडियो चालू किया। चेतना सिन्हा जैसी 150 विमेन एंटरप्रेन्योर को FLO ने देश भर से ढूंढा और सम्मानित किया है। यही नहीं, FLO छोटे शहरों और गांवों में काम कर रही महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी काम कर रही हैं, ताकि उनके रास्ते में आने वाली अड़चनों को दूर किया जा सके। So this is one step towards that goal. You know, recognizing women at the grassroots level who are doing wonderfully well, have started from zero and have made big enterprises for themselves on their own grit and determination. इस मौके पर मुख्य अतिथि थी बीजेपी नेता नजमा हेप्तुल्ला, जिन्होंने FLO के प्रयास की तारीफ करते हुए इसे और बढ़ाने की जरूरत बताई। अपनी अपनी यूनिट्स में जिस स्टेट में है वहाँ पर उनको रिकग्नाइज करो, तो दूसरे लोगों को इससे ना सिर्फ के जिनको मिला है उन्हें भी होता है, मगर जो प्रेरणा मिलती है दूसरे लोगों को और महिलाओं को कि हमें भी कुछ करेंगे तो मिलेगा, और वो उन जरियों को भी ढूंढ देती हैं कि जिनसे उनको दूसरों को फायदा हो।
विक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन फिलहाल महिला उद्यमियों को बैंक गारंटी दे रहा है, लेकिन इस बात पर भी विचार किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में उन्हें आर्थिक सहायता भी दी जाए। साथ ही FLO का इरादा अगले साल देश भर से कम 300 विमेन अचीवर्स चुनने का है। दीपाली नंदा, दिल्ली। ATM से पैसे निकालना पड़ेगा महंगा। और भारत में विदेशी सैलानियों की संख्या क्यों हो रही है कम, बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। ATM का बार बार इस्तेमाल अब आपको महंगा पड़ सकता है। इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी वीरेंद्र व्यास के पास। वीरेंद्र, आखिर ATM के इस्तेमाल को महंगा करने की बातें क्यों हो रही है? जी देखिए, बैंगलोर में एक ATM में एक महिला पर जो हमला हुआ था, उसके बाद राज्यों ने बैंकों से ये कहा था कि वो ATM में सुरक्षा बढ़ाए। तो बैंकों ने ये कहा था कि ATM में सुरक्षा बढ़ाने के लिए उन्हें ATM की जो फीस है वो बढ़ानी पड़ सकती है। इसके बाद नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने एक कमेटी बनाई। इस कमेटी ने ये प्रस्ताव दिया है कि महीने में फिलहाल जो 5 ट्रांजैक्शन हम दूसरे ATM से, किसी दूसरे बैंक के ATM से करते हैं, उनको घटाकर 3 कर दिया जाए। फिलहाल ऐसे ट्रांजैक्शन के लिए अगर आप 5 से ज़्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं तो वहाँ पर आपको 20 रुपये चुकाने पड़ते हैं। साथ ही कमेटी ने ये भी प्रस्ताव दिया है कि जो ATM इंटरचेंज फीस है, जो फिलहाल 15 रुपये है, उसे बढ़ाकर 16.5 रुपये कर दिया जाए। अगर ये फीस बढ़ती है तो बैंक सीधे दूसरे बैंक के ATM से जो आप ट्रांजैक्शन करते हैं वहाँ पर वो फीस बढ़ा देंगे। फिलहाल इस कमेटी की जो रिपोर्ट है वो RBI को सौंप दी गई है और RBI जल्द ही इस पर कोई अंतिम फैसला करेगा। जी शुक्रिया। टूरिज्म के लिहाज से संपन्न देश होने के बावजूद भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों की रफ्तार पिछले 3 साल में करीब 78% धीमी हो गई है। हालांकि सरकार ने विदेशी सैलानियों की संख्या बढ़ाने के लिए वीजा ऑन अराइवल और तमाम जरूरी सुविधाएं अगले 6 महीने में अमल करने का फैसला लिया है। करीब 4 करोड़ लोगों को रोजगार देने वाले टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देने की सरकार की तमाम कोशिशें नाकाम साबित होती दिख रही हैं। 2011 में विदेशी सैलानियों की संख्या में जहां 13% की बढ़ोतरी हुई थी, वो 2012 में घटकर करीब 5.5% रह गई है, जबकि पिछले साल तो ये महज 2.9% पर रह गई थी। इंडिया काफ़ी 15 मिलियन से ऊपर, ऑलमोस्ट 18 मिलियन के करीब टूरिस्ट को बाहर भेजता है और जो इनफ्लो है वो मुश्किल से 6 मिलियन भी नहीं है। तो ये प्लेटफॉर्म इसीलिए क्रिएट किया गया है, इससे एक्सक्लूसिविटी है एंड आई एम श्योर कि ये हमारी इनबाउंड टूरिज्म ज़रूर बढ़ेगी। देश की GDP में 6.5% से ज्यादा का योगदान रखने वाले इस टूरिज्म सेक्टर की सुस्त रफ्तार को अब सरकार और इंडस्ट्री दूर करने में लग गई है। सरकार ने तय किया है कि 180 देशों के साथ वीजा ऑन अराइवल और इलेक्ट्रॉनिक टूरिज्म अथॉराइजेशन यानी ETA की सुविधा अगले 6 महीने में शुरू कर दी जाएगी। ETA के जरिए विदेशी पर्यटक घर बैठे ही भारत के लिए ऑनलाइन वीजा अप्लाई कर सकेंगे और 5 दिन के अंदर टूरिस्ट वीजा पा सकेंगे। इसके अलावा दिल्ली में पहली बार टूरिज्म मंत्रालय और फिक्की ने साथ मिलकर टूरिज्म बाजार का आयोजन किया है, जिसके जरिए 55 देशों के करीब 250 टूर ऑपरेटर्स यहाँ की टूरिज्म को करीब से देख रहे हैं। 6.9 मिलियन यानी कि 69 लाख का फिगर हम तकरीबन देख रहे हैं और ग्रोथ जो है प्रोविजनली जो हम देख रहे हैं 5.5% की देख रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि अगले साल में, जो कि वर्ल्ड एवरेज से ज़्यादा है, उम्मीद करते हैं कि आने वाले साल में भी जो काम जो चालू साल है, जो शुरू हो गया है, उसमें भी हम कम से कम 5.5%, 6% का ग्रोथ देखें। पर्यटन मंत्रालय और इंडस्ट्री की कोशिशें आने वाली नई सरकार के लिए भी टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देने में काफी मददगार साबित हो सकती है, खास तौर से जब राजनीतिक दल भी पहली बार अपने मैनिफेस्टो में टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देने का वादा कर रहे हैं। दीपाली नंदा, दिल्ली। और आवाज एट 9 में फिलहाल इतना है। आपसे फिर करेंगे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों, आम चुनाव आ रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र एक बार फिर अपने लिए एक सरकार चुनेगा। हर नागरिक को इसका हिस्सा बनने का मौका मिलेगा, लेकिन हम अक्सर भूल जाते हैं कि इस वोट के अधिकार को हम तक पहुंचाने के लिए हमारे पूर्वजों ने कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी थी। इसीलिए उनको याद करते हुए,
उनकी कुर्बानियों को याद करते हुए आज मैं आपके सामने एक शपथ लेना चाहूंगा। ये मेरे हाथ में तिरंगे के रंग के 3 धागे हैं। इन्हें मैं अपनी कलाई पे बांधूंगा। ये नाजुक धागे उस मजबूत शपथ का प्रतीक है कि मैं ना डर से, ना दबाव से, ना धर्म जाति के नाम पर, ना पैसों के लिए, ना किसी और लालच के लिए मैं अपना वोट नहीं बेचूंगा। और मेरी चाहत है कि आप भी इस शपथ में मेरा साथ दें। जय हिंद।